नमस्कार। ये कक्षा 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आखिर कोशिका की संरचना यानी इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, किन किन चीज़ों से इसका निर्माण होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो, आपको समझ में आता हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कोशिका की संरचना। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका जो होता है कोई एक चीज़ से मिल करके नहीं बना हुआ है, इसमें कई प्रकार की रचनाएं हैं और उन सभी रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग का मतलब ही होता है कोशिका का अंग। देखिए, ये कोशिकांग का मतलब ही क्या है? कोशिका और अंग से मिलके बना है। तो कोशिकांग का मतलब ही है कोशिका का अंग, यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर के कोशिका का निर्माण हुआ है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? कोशिकांग कहलाता है। तो देखिए, कोशिकांग में हम लोग जनरली किन किन चीज़ों को रख सकते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही, कोशिका भित्ति, ये भी कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग कहलाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रोमोसोम और भी जितने उपकरण हैं, है ना, जितने भी इसके अंग हैं, सभी को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बनाइए कि कोशिकांग किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है ना, कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है या जिन विभिन्न घटकों से होता है, उन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। देखिए, ये जितना भी कोशिकांग है, कोशिका भित्ति इसका एक अपना अलग काम है, प्लाज्मा झिल्ली इसका एक अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका एक अपना अलग काम है। तो जितना भी कोशिकांग है, सबका क्या है? एक अलग अलग कार्य होता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम है। अगर ये कोशिकांग नहीं होते तो ये कोशिका कोई काम नहीं कर पाता और ये मृत होता, है ना। ये क्या होता? मृत होता, यानी कि जीवित नहीं हो पाता। ठीक है। तो और ये जीवित रहने की वजह से ही, है ना, हम लोग भी जीवित हैं तभी कोई काम कर पा रहे हैं। हम लोग भी मृत हो जाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही कोशिका का अंग, ठीक है, कोशिका का अंग जीवित है, इसीलिए ये काम कर पाता है। और अगर जीवित नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में लकवा मार देता है, किसी हिस्से में, हाथ में, पैर में या फिर पूरे आधे शरीर में मार देता है, तो वह अंग काम करना बंद कर देता है। नहीं, यानी कि वो जो अंग है वो मृत हो गया। क्या हो गया? वो अंग मृत हो गया। अब उससे हमारा कोई काम नहीं होगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे फिर से काम में लाया जा सकता है और नहीं तो नहीं भी लाया जा सकता है। तो ये जीवित संरचना है, इसीलिए हमारा जो कोशिका है वो जीवन के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादन करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब ये नहीं कि देखिए, कोई कोई जो कोशिकांग है वो नहीं होता है किसी जीव के शरीर में, लेकिन लगभग सेम होता है। देखिए, यहाँ पास ये दो दिया गया है, एक जंतु कोशिका दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड ये पादप कोशिका है। तो इसका कोशिकांग और इसका कोशिकांग, दोनों का कोशिकांग देखिए मिल रहा है। इसमें कोशिका भी थी, इसमें नहीं है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी है, इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, इसमें भी है, केंद्रक इसमें भी है और इसमें भी है, क्रोमोसोम इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। गोल्जी उपकरण इसमें भी है, इसमें भी है। कोशिका द्रव इस जंतु कोशिका में भी है और इस पादप कोशिका में भी है। तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, सभी में कोशिकाओं में एक ही प्रकार का कोशिकांग होता है, किसी प्रकार का कोई अलग कोशिकांग नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पौधों में एक कोशिका होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बाकी सारा का सारा जो कोशिकांग है वो सेम दिखाई दे रहा है। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कोशिका की संरचना।
बिना सूक्ष्मदर्शी के हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। कोशिका की संरचना का अध्ययन जो है बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, ठीक है, कि इसके अंदर की चीज़ों, इस कोशिका को देखना तो मुश्किल है, इसके अंदर की चीज़ों को देखना तो और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं अगर उनका अध्ययन करना है तो हम उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं या फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कोशिकाओं को अगर अध्ययन करना है, आसानी तरीके से सरलतापूर्वक अध्ययन करना है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला हमारा है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा क्या है? केंद्रक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखिए यहाँ से कोशिका की संरचना में यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा था कोशिकांग। तो कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग में क्या आएगा? कोशिका भित्ति आएगा, प्लाज्मा झिल्ली आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, क्रोमोसोम है और भी अन्य प्रकार की जो चीज़ें कोशिका में पाई जाती है, सारा का सारा कोशिकांग ही कहलाता है। प्रत्येक कोशिका विशिष्ट काम करता है, एक विशेष काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना, अगर ये कोशिकांग नहीं होता तो ये जीवित नहीं होता और ये अपना सारा काम का संपादन नहीं कर पाता, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि कोशिका की संरचना को कैसे हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, तो बिना माइक्रोस्कोप या बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसके अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा क्या है? केंद्रक। यानी कि कोशिका को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? साथ साथ बोलिए। कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक, है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी जंतु कोशिका है, तो ये बाहर का जो आवरण हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। इसके अंदर जो ये कण दिखाई दे रहे हैं ये हमारा है कोशिका द्रव, है ना। ये जो कण दिखाई दे रहे हैं ये है हमारा कोशिका द्रव, और ये बीच में गोलाकार रचना जो दिखाई दे रही है यही हमारा है केंद्रक। यही क्या है? केंद्रक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि कोशिका द्रव को मिला लो और केंद्रक को मिला लो, इन दोनों का सम्मिलित नाम अगर सम्मिलित रूप से कहें तो उसको हम लोग जीव द्रव कह सकते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या है ना। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग जो कोशिका को 3 भागों में बांटा गया था उसका पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम एवं लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ से ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका है, इसके बाहर चारों ओर एक लचीला झिल्ली होता है, एक छिद्र युक्त झिल्ली होता है, ठीक है। और इसी झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है।
हमारा जो क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो यहीं से हमारा आंसर है कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन बना प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली क्या है, उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के सबसे बाहर में होता है, एक लचीला झिल्ली होता है। ठीक है, और ये इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल होती है। यह झिल्ली कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब हुआ कि ये कुछ पदार्थों को अपने शरीर के अंदर यानी अपने अंदर ले जा सकती है और इसको बाहर छोड़ सकती है। ठीक है, यानी कि कुछ देखिए यहाँ दिया है अर्ध पारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुओं इसके आर पार आसानी से आ जा सकती है ना। यानी कि कुछ वस्तुओं को अपने अंदर ले जा सकती है और कुछ वस्तुएं जो इसके उपयोग के लायक नहीं है उसको बाहर ये निकाल सकती है ना। अर्ध पारगम्य का मतलब यही हुआ। अर्ध पारगम्य का अर्थ हो गया चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, अतः इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अगर कोई बोलेगा, कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर होगा कि कोशिका अपने अंदर कुछ ही वस्तुओं को आने जाने की अनुमति देती है, सभी पदार्थों को नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है कि चयन करके, चुन करके ये पदार्थों को अंदर भेजता है और चुन करके पदार्थों को बाहर निकालता है। जिन पदार्थों की इसे ज़रूरत होगी उसे अंदर ले लेगा और जिन पदार्थों का इसके शरीर में इसके अंदर कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है, उसे ये क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, है ना। तो इसलिए किसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही वस्तुओं को अपने अंदर आने और जाने की अनुमति देती है ना, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता। स्थूलन का मतलब होता है मोटाई, है ना। इसमें कोई इसकी कुछ प्रकार की मोटाई नहीं होती है, एकदम पतली झिल्ली होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखे थे कि कैसी झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है, तो इसमें स्थूलन नहीं पाया जाएगा, इसमें मोटाई नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो दो झिल्लियाँ दिखाई देगी। ठीक है, कितनी झिल्लियाँ दिखाई देगी? दो झिल्लियाँ दिखाई देगी, जिसमें बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ भी हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें कितने झिल्ली होती है? तो इसमें दो प्रकार की झिल्लियाँ होती है। इसको जानकारी के लिए याद रखिए कि कोशिका झिल्ली में दो झिल्लियाँ होती है ना, और उन झिल्लियों में क्या होता है? छिद्र होता है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें दो परत प्रोटीन की तथा इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। इसमें एक परत लिपिड का रहता है। देखिए अभी बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो है दो परतों से मिलके बना है, यानी दोहरी झिल्ली होती है। तो दोनों बाहरी झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दोनों बाहरी झिल्ली क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, तथा इनके बीच में जो एक परत है वो लिपिड का बना होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो यहाँ से ये वाली परत और इसके अंदर वाली ये वाली परत, ये दोनों परत जो है प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर यानी ये वाली जो परत है, इसके बीच वाली परत जो है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, तो यही दोहरी झिल्ली होता है इसमें। इसके कार्य, अब कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं?
तो सबसे पहला ये सीमित झिल्ली का काम करती है ना। इसके कार्य सीमित हैं, है ना। ज़्यादा ये इसका कोई और काम नहीं है। ये कुछ पदार्थों को अंदर ले जाता है और कुछ पदार्थों को बाहर कर देता है। दूसरा, यह कोशिका एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका जो है, अगर ये प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, या प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, तो कोशिका का जो आकार है ना वो अनिश्चित हो जाता। कोशिका का जो आकार है वो अनिश्चित हो जाता। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी को देख लीजिए। पानी को क्या करते हैं, जिस वस्तु में, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो यहाँ भी अगर ये झिल्ली नहीं होता, ये झिल्ली क्या कर रहा है, इसके अंदर के सभी पदार्थों को बांधे रख रहा है। ठीक है। तो ये इसको निश्चित आकार प्रदान करता है। अगर यही नहीं रहेगा तो इसके जो कण हैं वो एक जगह से हट जाएंगे और फिर इनका निर्माण या इसका जो संरचना है वो बिगड़ जाएगा। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है। कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। यानी कि जो अणु या जो वस्तु इसके उपयोग के लायक है उसे बाहर से ये अंदर कर लेता है, और जो इसके उपयोग के लायक नहीं है उसको अंदर से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जंतु में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। और जंतु कोशिका में जो है ना, ये सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का पादप अंग है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या है, ये एक प्रकार का पादप अंग है ना। ये क्या है, उसका एक पादप अंग है। इसके निर्माण में भी ये प्लाज्मा झिल्ली कार्य करती है। तो यहाँ से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारा इसमें बना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बना है वो है कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं। तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, या जिन घटकों से होता है उन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये सारी चीज़ें आती है। अगला हमारा है कि कोशिका को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ठीक है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या है ना। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला हमारा है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है ना, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। अगर ये पूछा जाए कि कोशिका को अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो हम लोग इसका जवाब देंगे कि कोशिका जो है कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर जाने, आने और जाने की अनुमति देती है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनने वाला है कि कोशिका झिल्ली किससे बना होता है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना। इसमें 2 परत जो है प्रोटीन का होता है, और इसके बीच का जो एक परत होता है वो किसका होता है, लिपिड का होता है। ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है कि यह एक सीमित झिल्ली का काम करती है ना। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। तो हमने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है उन सारे क्वेश्चन आप लिख लेंगे, और लिख करके उनका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, और जब आप इसके अभ्यास वाले जो प्रश्न दिए गए हैं उनको बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ बनाने में बहुत आसानी होगी, है ना। आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा। इस तरह से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा वीडियो उतनी लंबी आएगी। अभी
ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारी वीडियो अभी छोटी आ रही है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। थैंक यू।